हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 18 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 18 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। लेकिन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखिए, तमिलनाडु का जो 5वां हाथी अभ्यारण्य बना है, ये बना है अगस्त मलई हाथी रिजर्व। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कैटेगरी की ये दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और ट्रायल ने मिलेनियम अवार्ड, जो कि आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र का ये अवार्ड है, मरीना तबस्सुम ने जीता है। ये अवार्ड पाने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला बनी है। ये पहली महिला वास्तुकार जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। और अगले साल से महिला आईपीएल भी आयोजित किया जाएगा मार्च महीने से। धर्म संशोधन विधेयक ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में पारित किया है। भारत को आजाद हुए 75 साल तो पूरे हुए ही हैं। 76वीं वर्षगांठ मना रहा है भारत अपनी आजादी के। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाली पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक रामधर सिंह बने हैं। और एक महिला पावर लिफ्टर है तमारा वालकाट। इन्होंने 737.5 किलोग्राम वजन उठा करके गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। शेयर बाजार में जो बिग बुल कहे जाते थे राकेश झुनझुनवाला, इनका भी हाल ही में 62 ईयर की मतलब 62 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और सभी महिलाओं के लिए फ्री में सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बना है। 1 MLA 1 पेंशन योजना लेकर के आई है पंजाब गवर्नमेंट। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। और अब काफी दिनों बाद किसी कंट्री का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। बीते 8-10 दिनों से ऐसा मुश्किल से आ रहा था, बीच में एक दो कंट्री हम डिस्कस कर रहे थे, यानी कि ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की यदि मैं बात करूं तो अभी हाल ही में जो विलियम रूटो है, ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये भी हाल ही में केन्या, अफ्रीकी कंट्री आप जानते ही हैं, ये इस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वैसे 10 साल तक इन्होंने बतौर उपराष्ट्रपति काम किया है। पहली बार ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़े और जीत भी गए, है ना। तो केन्या की लोकेशन आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में, इसलिए मैंने इंडिया का मैप एडिशनल तौर पर ऐड किया है, ताकि जब मैं आप लोगों को किसी कंट्री का डिस्कशन कराऊं ना, तो आप लोगों को ये मालूम रहे कि वो जो कंट्री है इंडिया के पर्सपेक्टिव में किस दिशा में है या कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो ये अपना एशिया महाद्वीप है, एशिया में है इंडिया। ये है दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जिसे आप कहते हैं अरब प्रायद्वीप। फिर यहाँ यदि आप आए, ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप लग रहा है ना। अफ्रीका महाद्वीप में ये जो सींग आकृति का निकला हुआ है, इसे ही हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बताऊंगी ये इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखो, ये 4 कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, बता ही देती हूँ यहाँ से मैं आप लोगों को। एक तो सोमालिया है। सोमालिया के समुद्री लुटेरे आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये ना चोट्टे होते हैं सोमालिया के लोग। यहाँ से कोई समुद्र क्रॉस करता है रेड सी होते हुए, तो यहाँ का सामान चोरी कर लेते हैं। फिर ये इथियोपिया, सोमालिया इथियोपिया, 2 बड़ी कंट्री 2 छोटी, एक इरिट्रिया एक जिबूती। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 कंट्रीज आती हैं। अब मैं आप लोगों को केन्या की लोकेशन दिखाती हूँ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जस्ट नीचे ये जो आप देख रहे हैं केन्या, यही है केन्या। ये मैंने लामू क्यों लिखा है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। नैरोबी से कुछ याद आया? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में ही है। इसकी कैपिटल हो जाएगी केनियाई शिलिंग। इसकी सीमा साउथ सुडान, इथियोपिया, सोमालिया कहाँ कहाँ से लगती है लोकेशन, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आप लोगों को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका समझ गए। अब मैं बताती हूँ यहाँ मैंने लामू क्यों लिखा है। देखो, चाइना हर जगह अपने पैर पसार रहा है। यदि इंडिया के नीचे आप देखोगे श्रीलंका ना, तो श्रीलंका में जो हम्बन टोटा है, हम्बन टोटा पोर्ट, इसका भी विकास चाइना कर रहा है। फिर यदि आप देखोगे तो चाइना यहाँ भारत के काराकोरम दर्रे से होते हुए पाकिस्तान क्रॉस करते हुए ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट हो रहा है अपनी सी पैक कॉरिडोर के माध्यम से। अब अफ्रीका महाद्वीप भी इससे अछूता नहीं रहा है। अफ्रीका महाद्वीप में ये जो केन्या है ना, केन्या का जो लामू पोर्ट है, इसे डेवलप करने का कार्य जो है ये चाइना कर रहा है। इसलिए लामू पोर्ट में जो लैब सेट प्रोजेक्ट, जरूर याद रख लेना, लैब सेट प्रोजेक्ट पूछा जाए कहाँ संबंधित है, केन्या से संबंधित है। लैब सेट की फुल फॉर्म बनती है LA फॉर लामू, P फॉर पोर्ट, SS फॉर साउथ सुडान और ET फॉर इथियोपिया। इस लामू पोर्ट को डेवलप करेगा चाइना। और ये जो इथियोपिया कंट्री, साउथ सुडान जैसी कंट्री है ना, अन्य अफ्रीकी कंट्री से चाइना अपनी कनेक्टिविटी मजबूत करना चाहता है। तो क्वेश्चन तो हमने केवल इतना रखा है कि केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, लेकिन थोड़ी सी केन्या की हिस्ट्री, आसपास की लोकेशन आप लोगों के लिए जान लेना जरूरी है। ठीक है, ताकि आप लोगों का करंट अफेयर तो कवर हो ही, स्टैटिक जीके प्लस आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो केन्या के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कोलंबिया के भी नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और ये बने कौन है? गुस्तवा पेट्रो।
और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे बने हैं। ये जो रनिल विक्रमसिंघे है ना, पहले श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे, फिर ये राष्ट्रपति बन गए और अब प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धने। और फ्रांस के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? इमैनुअल मैक्रोन। तो ये हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपतियों के नाम और इनकी कंट्री आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो ये बड़ी ही शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत के फुटबॉल यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसे निलंबित कर दिया गया है फीफा के द्वारा। मतलब कि फीफा ने भारत का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इस पर गंभीर नियमों का यानी कि रूल ब्रेक का आरोप लगाया, जिसके वजह से फीफा ने निर्णय लिया है। 85 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत देश को फीफा से निलंबन झेलना पड़ रहा है। हालांकि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था पाकिस्तान और चाड, इन्हें भी फीफा के द्वारा निलंबित किया गया था। ये फीफा है क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, 1904 में इसकी स्थापना हुई। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फैनिटो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आप लोगों को एक टूर्नामेंट यहाँ से रिलेट कर लेना है, फीफा का ही है, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022। ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? ये कर रही है कतर होस्ट। अभी मैंने आप लोगों को अरब प्रायद्वीप की लोकेशन दिखाई थी ना, वहीं पास कतर की लोकेशन है। फिर जैसे कि ये 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, तो फीफा के द्वारा ये जो मेंस वर्ल्ड कप है नेक्स्ट होगा 2026 में, तब इसे 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। और फीफा का डिस्कशन आया है ना, तो देखो मेंस रैंकिंग है जो चेंज हो गई, पहले 108 में थी भारतीय फुटबॉल टीम, 106 में आई। प्रेजेंट टाइम में ना इंडिया की जो मेंस फुटबॉल टीम है इस फीफा रैंकिंग में 104 पोजीशन पर है, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है? अब देखो, आप लोगों को ऑप्शन जितने दिख रहे हैं चारों, ये सभी भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन है, इसलिए मैंने स्पष्ट लिखा क्वेश्चन में कि अगस्त 2022 में। तो रिसेंटली इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा पहल की शुरुआत है जो कि की गई है। इसकी ये जो नई पहल है, इसके तहत जो पैसेंजर होंगे इन्हें 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स इन्हें सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, और इसके लिए काफी सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। ठीक है, अब इंडियन रेलवे की यदि मैं बात करूं तो रेल मंत्री प्रेजेंट टाइम में है कौन? अश्विनी वैष्णव है। अब बेसिक बेसिक तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत में जो रेलवे है किसकी जनक है, मतलब जनक कौन माने जाते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी माने जाते हैं। पहली ट्रेन कहाँ चली, पहली मेट्रो कहाँ चली, एकदम बेसिक चीजें हैं, ये मैं नहीं बताऊंगी। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया। मैं रेलवे से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता देती हूँ जो कि करंट से चर्चे में थी। जैसे कि रेलवे ने ना अभी ये फैसला किया है कि 2030 तक, अभी कितने, लगभग 8 साल बाकी हैं, 2030 तक जो रेलवे है ये जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का इसने लक्ष्य रख लिया है। और क्या आप रिलेट कर सकते हो? तो एक ड्रोन है, ड्रोन का नाम यदि आप रिलेट करोगे तो निंजा ड्रोन। यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए इंडियन रेलवे ने निंजा ड्रोन ये लॉन्च किया। और 2 ट्रेनों के टक्करों को रोकने के लिए जो कवच टेक्नोलॉजी जरूर याद रखेंगे, इंडियन रेलवे के द्वारा हाल ही के दिनों में लॉन्च की गई। चलिए अब यहाँ से हम ऑपरेशन रिलेट कर लेते हैं। ऑपरेशन आहट चर्चे में था। इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ऑपरेशन अमानत, अमानत किस लिए था? अमानत मतलब कि खोया पाया सामान आपका यदि खो जाता है तो इसे पाने के लिए एक तरह का पोर्टल लॉन्च किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा। ऑपरेशन मेरी सहेली, ये तो चलिए बहुत पुराना हो गया, मतलब कि महिला वर्ग को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन था। ये ऑप्शन डी मैं चेंज कर दूंगी। ऑपरेशन डी, ऑपरेशन नहीं, ऑप्शन डी जो है ऑपरेशन मेरी सहेली, इसके जगह मैं रखूंगी ऑपरेशन नारकोस, क्योंकि 1-2 महीने पहले चर्चे में था, इसलिए मैं एडिट करके आपको बता देती हूँ। जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए, तस्करी को रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने जो ऑपरेशन चलाया था इसका नाम था ऑपरेशन नारकोस। तो मेरी सहेली की जगह ऑपरेशन नारकोस आप लोगों को याद रख लेना है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि डूरंड कप
इस साल इसे कौन होस्ट करने जा रहा है? कभी भी मैं डूरंड कप का डिस्कशन करती हूँ तो हमेशा ही बताती हूँ कि ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अब इस बार का देखो, पहले रिलेट करके ये बता देती हूँ, 2021 का जो इसका एडिशन था, 130वां एडिशन था। कहाँ आयोजित किया गया था? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और इसमें विनर कौन थी? गोवा एफसी। अब 2022 का ये जो एडिशन है, ये तीन राज्य मिलके होस्ट करेंगे, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर, यानी कि उपरोक्त तीनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है, मतलब कि जब से ये शुरू हुआ है डूरंड कप, इसके इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये कई शहरों में आयोजित होना है। 2022 की मेजबानी पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम को सौंप दी गई है। ठीक है, 131वां इसका संस्करण होने वाला है। अब इन राज्यों से रिलेटेड चलो एक एक फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये तो मैंने आपको बताया ना, सब्जियों के उत्पादन में इस बार उत्तर प्रदेश टॉप पर आ गया है। और फलों के उत्पादन, अच्छा, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश याद रखना है। पश्चिम बंगाल से आप क्या रिलेट कर सकते हो? दुर्गा पूजा जो है इसका, इसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, असम से क्या रिलेट कर सकते हो? तो मनोहारी गोल्ड टी, जो कि असम के डिब्रूगढ़ इलाके में पाई जाती है, 99,999 किलोग्राम में ये बिकी थी, प्रति किलोग्राम, मतलब 1 लाख रुपए समथिंग, इसलिए चर्चे में आई थी। मणिपुर से आप क्या रिलेट कर सकते हो? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में ही स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23वां भारत अंतरराष्ट्रीय सी फूड शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है? तो इसे होस्ट करने जा रहा है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसका जो आयोजन है, मपेडा और सीआई, मपेडा क्या है? हिंदी में इसका मतलब है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, और जो सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा इस 23वें एडिशन की मेजबानी है, जो कि कोलकाता करने जा रहा है। ये जो शो है ना, फूड शो, जो कि एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फूड शो है, हर 2 साल में ये आयोजित किया जाता है। इसका मेन पर्पस है कि जो समुद्री खाद्य उद्योग है, समुद्री खाद्य उद्योग क्या होते हैं? जैसे कि मछली वगैरह, खाद्य उद्योगों के हितों की रक्षा को बढ़ावा देना और इसके ट्रेड को बढ़ावा देने के पर्पज से ये हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इससे पहले इसका 22वां संस्करण था, 23वां कोलकाता में हो रहा है। ठीक है, अब कोलकाता में मैंने ये तो बता दिया है कि डूरंड कप आयोजित किया जाएगा। और कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ये भी आप लोगों को मालूम है। बीते 2-3 बार जब डिस्कशन आया है कोलकाता का, तो मैंने आपको क्या बताया है कोलकाता से रिलेटेड? कि कोलकाता में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सॉरी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, जो इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है। रिसेंटली क्या रिलेट करोगे? तो भारत में पहली अंडर वाटर, ये मैं आपको 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, जो कि अगले साल 2023 से लॉन्च होगी, कोलकाता में चलनी है। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होना है। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन आयोजित किया गया। और दिल्ली में आप क्या रिलेट कर सकते हो? देखो, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है ना, ये भी हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई 7वीं बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें अध्यक्षता की है। अभी कोरोना का एक नया वेरिएंट चर्चा में था, ओमिक्रॉन। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, इसके लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला जो पहला देश बना है, ये कौन बना है? तो ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला जो पहला देश बन गया है, ये बन गया है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो वैक्सीन है, 18 साल या उससे अधिक आयु के लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। यूरोप के मैप में आप देख सकते हैं, ये है यूके की लोकेशन, यूके की कैपिटल है लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। और ये नई डिजिटल करेंसी लाएगा ना, तब इसका नाम ये ब्रिट कॉइन रखेगा, नॉट बिटकॉइन। बिटकॉइन तो वैसे ही चल रही, ब्रिट कॉइन नाम से ये यूके जारी करने जा रहा है। इसके अलावा
क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश यदि पूछा जाए तो ये ब्रिटेन ही है। 2 एक्सरसाइज़ आप लोगों को ऑलरेडी मैंने याद कराई ही है। एक अजेय वॉरियर है, दूसरा कोंकण शक्ति एक्सरसाइज़ जो कि भारत और यूके के बीच में आयोजित की जाती है। काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों को इंग्लिश चैनल की लोकेशन नहीं बताई थी, या डोवर स्ट्रेट भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि यूके और फ्रांस के बीच में है ना? इंग्लिश चैनल ज़्यादा नहीं, 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लोग तैर कर भी पार करते हैं इसे। जैसे इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन, पहली भारतीय महिला थी आरती साहा। ठीक है? भारत ये किस मामले में पहला है? कुछ वैक्सीन से रिलेट यदि आप कर सको तो डीएनए आधारित दुनिया की पहली वैक्सीन ये भारत ने ही लॉन्च की थी। किसी को याद है नाम? उस वैक्सीन का नाम क्या था? जायकोव डी। ये जा थोड़ा सा अलग लग रहा है, सुधार देती हूँ इसे, क्योंकि आप लोग पीडीएफ का रिविजन करते हैं फिर बोलेंगे समझ नहीं आता। जायकोव-डी ये डीएनए आधारित पहली वैक्सीन थी दुनिया की, जबकि प्लांट बेस्ड दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन किसने लॉन्च की थी? कनाडा ने। स्कॉटलैंड का तो कल ही मैंने बताया है कि सैनिटरी पैड फ्री में बांटने वाला जो दुनिया का पहला देश है स्कॉटलैंड है। अगला प्रश्न है, IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीत लिया है रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, फिल्म 83 के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है शेफाली शाह ने। आयोजन इसका ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। अच्छा, ये तो मैंने आपको काफी बार बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न में है, और तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ये जयपुर में बनने जा रहा है। तो मेलबर्न का डिस्कशन आया इसलिए मैंने बता दिया है। इसमें बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस तो हो गया, बेस्ट फिल्म रही 83, बेस्ट डायरेक्टर सुजीत सरकार अर्पणा सेन, और बेस्ट सीरीज इसमें रही मुंबई डायरीज 26/11। अभी 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड प्रोवाइड कराए गए हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है सूर्या, जो साउथ के एक्टर हैं, और जुबा केसरी अजय देवगन ने। रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार माने जाते हैं, बतौर भगवान इन्हें पूजा पूजा जाता है। तो 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, भारत में जो फिल्म जगत का सर्वोच्च अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड भी माना जाता है, तो ये रजनीकांत को मिला है। अगला प्रश्न है, योजना से रिलेटेड है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की? 2020 से चर्चे में थी, लेकिन अब ये योजना है जो कि लागू कर दी गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत जो भी कोचिंग सेंटर है जो कि आईएएस आईपीएस की तैयारी करवाते हैं, हाई लेवल के एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, इन कोचिंग संस्थानों में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इन्हें फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, और इसके लिए 17.5 करोड़ के आसपास 17.15 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसमें एसटी एससी ओबीसी इन सभी कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया है। देख लीजिए, जनरल का यहाँ कोई रोल नहीं है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, हाँ चलिए इसमें आ जाते हैं जनरल, मतलब कि ऐसे जनरल कैटेगरी के व्यक्ति जो फाइनेंशियली सही नहीं है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े में ये अनुसूचित जाति जनजाति एसटी एससी और पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए भी है, साथ ही विकलांगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। राजस्थान की यदि मैं बात करूं, एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जयपुर में भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल ये पिछले साल स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हो जाएंगे। राज्यपाल हो जाएंगे कलराज मिश्रा। सरिस्का, रणथंभौर और केवला देव ये सभी नेशनल पार्क राजस्थान में ही है। जैसलमेर यदि आप लोगों को याद होगा तो 15 जनवरी को जब आर्मी डे मनाया जाता है, इस मौके पर इसी जैसलमेर में दुनिया का सबसे ऊंचा तिरंगा भारत का यही फहराया गया था, जो कि 1400 किलोग्राम वजनी था, 150 फीट चौड़ा, 225 फीट लंबा रहा था। करंट से हम रिलेट करें तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल बेस्ड जो लोक अदालत है, देश की पहली एआई बेस डिजिटल लोक अदालत का आयोजन करने वाला देश ये राजस्थान ही रहा था। अभी ये हाल ही में ये एनर्जी कंजर्वेशन में टॉप पर था। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, और एल रूट सर्वर प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये राजस्थान ही हो जाएगा। मध्य प्रदेश से हाल ही की योजना हम लोगों ने क्या पढ़ी है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। और हरियाणा की तो चिराग स्कीम चर्चे में थी।
कर्नाटक की। तो गाय को गोद लेने के लिए कौन सी योजना कल भी मैंने आप लोगों को बताई थी, याद करो। पुण्यकोटि दत्तू योजना। राजस्थान की भी एक रिलेट कर लो, राजस्थान की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है यदि याद आए, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। तो यहां से एक क्वेश्चन से 4-5 योजनाएं आप लोगों ने याद रख ली है। अगला प्रश्न, चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का क्या नाम है? तो केंद्र की ये जो नई यात्री प्रसंस्करण प्रणाली है इसका नाम है डिजी यात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डिजी यात्रा कहने का मतलब है कि देखो हाल ही में ना जो नागरिक विमानन मंत्रालय है इसे भी आप रिलेट मत करो, मैं एक लाइन में आपको समझा देती हूँ। जैसे कि जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं अब ना भीड़ बढ़ने लगी है वहां पर। अब नहीं, मतलब जो लोग हैं अब जैसे विकास हो रहा है तो लोग जो ट्रेन में सफर करते थे धीरे धीरे अब वो भी ना एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में एयरपोर्ट में जैसे भीड़ बढ़ रही है तो ऐसे में हर व्यक्ति का बोर्डिंग पास चेक करना, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, तो ऐसे में क्या होता है कि समय लग जाता है ना। तो ये समय को बचाने के लिए एक तरह का ऐसा स्कीम है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपका जो चेहरा है, आपका फेस ही आपका बोर्डिंग पास हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने कुछ वैसी फिल्में देखी होंगी ना जिसमें भारत या दुनिया 2030 में कैसी होगी, 2050 में कैसी होगी, ऐसा बताया जाता है। उन मूवीज ने आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी स्कैनर के सामने खड़े होता है, चेहरा स्कैन होता है और वो एंटर मतलब एंट्री उसे मिल जाती है। सेम उसी तरह से एडवांस दुनिया ही आप इसे कह लें कि चेहरा स्कैन करते हुए आपको बोर्डिंग पास यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और मतलब इसमें गोपनीयता भी रहेगी, आपका चेहरा को स्कैन किया जाएगा और डेटा सुरक्षा इन सभी पर विशेष ध्यान ये यहाँ पर रखा जाना है। डिजी यात्रा, बस इतना ही डिस्कशन यहाँ से काफी है। अगला प्रश्न है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि नाट ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो आईएएस पीयूष गोयल है, ध्यान दीजिए आईएएस पीयूष गोयल, इनकी नियुक्ति नाट ग्रिड के सीईओ के रूप में की गई। पीयूष गोयल ना ये गृह मंत्रालय में अभी अतिरिक्त सचिव थे, लेकिन अब ये नाट ग्रिड के सीईओ बने हैं। इन्होंने आशीष गुप्ता का स्थान ले लिया है। अभी है क्या नाट ग्रिड, यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड आप इसे कह सकते हैं। जो 26/11 हमला हुआ था ना मुंबई में, 26/11 हमले के बाद 2009 में नाट ग्रिड की जरूरत महसूस हुई और 2010 में इसे मंजूरी मिल गई थी। ये ना लगभग लगभग 11 एजेंसी जैसे कि सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, आईबी हो गई, रॉ और सभी राज्यों की पुलिस को भी ये हेल्प करती है। किस लिए हेल्प करती है? संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए, आतंकवादी हमलाओं को रोकने के लिए ये खुफिया एजेंसीज की हेल्प करती है। और इसी नाट ग्रिड के सीईओ बने हैं पीयूष गोयल। जो संजय अरोड़ा है इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में की गई है। नितिन गुप्ता, भारत में प्रत्यक्ष कर को नियंत्रित करने के लिए जो बॉडी है सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष नितिन गुप्ता, जबकि जो यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसके अध्यक्ष मनोज सोनी है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया था। आज का सवाल ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? क्वेश्चन ये थोड़ा पुराना है लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेली की क्विज यदि आप लोगों को सॉल्व करनी है तो टेलीग्राम पर आप लोग मुझे जरूर फॉलो करें। टेलीग्राम में मेरे चैनल का नाम है कल्याणी मैम पीडीएफ। यदि दिक्कत हो रही है तो बताइए, मैं चैनल का नाम चेंज करके मतलब टेलीग्राम में ही चैनल का नाम चेंज करके कल्याणी मैम करंट अफेयर रख लेती हूँ। तो यूट्यूब का चैनल भी सेम हो जाएगा और फिर टेलीग्राम का भी चैनल। बताइएगा, जैसे आपके फीडबैक होंगे वैसा कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।